पाठ को प्रारंभ करते हैं तो देखिए लिखा इन्होंने कि यह विडंबना की ही बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं, यानी कि जातियां बनी रहें और जो जाति का कार्य है वही वो कार्य करे, ऐसा सोचने वाले और ऐसी व्यवस्था को बढ़ावा देने वाले आज भी समाज में बहुत लोग हैं। समर्थन का एक आधार ये कहा जाता है कि जो आधुनिक सभ्य समाज है वो कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। इसमें यहाँ पर कार्य कुशलता शब्द जोड़ा गया है, श्रम विभाजन शब्द जोड़ा गया है। कार्य कुशलता का मतलब ये है, ये कहते हैं अम्बेडकर जी कि आजकल सभ्य समाज के जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि अगर पीढ़ी दर पीढ़ी वही कार्य व्यक्ति करता रहेगा तो जो कार्य है वो कुशलता पूर्वक कर सकता है और अच्छे ढंग से कर सकता है, इसलिए जाति व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। और क्योंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि निश्चित रूप से समाज को सही ढंग से संचालित करने के लिए कार्य का विभाजन होना चाहिए, श्रम का विभाजन होना चाहिए, ये अम्बेडकर जी स्वीकार करते हैं। परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों का विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती है। कहते हैं कि विश्व में कहीं ऐसा नहीं है कि अस्वाभाविक विभाजन करे, यानी स्वभाव के विपरीत कार्य का विभाजन कर दे। ठीक है, स्वभाव के विपरीत कार्य का विभाजन कैसे है वो आगे इसको समझाएंगे। वो कि भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभिन्न विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है। कहते हैं जब कार्य का विभाजन हुआ है और कार्य जब सबका एक है तो जाति में ऊंच नीच जाति क्यों हो जाती है? किसी को ऊंच कहते हैं, किसी को नीच कहते हैं, ऐसा क्यों कहते हैं? और अगर श्रम के आधार पर ऊंच नीच कहते हैं तो ये पूर्णतया गलत है, क्योंकि श्रम और कार्य का विभाजन और श्रम का विभाजन सभी को समाज को सही ढंग से संचालित करने के लिए किया गया है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है? ऊंच नीच की व्यवस्था जो है। फिर आगे कहते हैं कि जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए, अब यहां पर यह बात कर रहे हैं कि यदि जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, यानी यह प्राकृतिक विभाजन नहीं है, यह स्वभाव के अनुरूप विभाजन नहीं है, यह सही विभाजन नहीं है। क्यों? क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। ठीक है, यहां पर बात क्या आ गई कि जो श्रम विभाजन है, जो कार्य विभाजन है, वो मनुष्य की रुचि के अनुसार होना चाहिए, किसी बच्चे की, किसी युवक के रुचि के अनुसार होना चाहिए। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों को क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपना पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। कहते हैं सबसे जो गलत बात है भारतीय समाज की वो ये है कि बच्चे ने अभी जन्म नहीं लिया है और गर्भ में है तो जो उसके माता पिता की जाति है उसी के अनुसार उसके कार्य का विभाजन पहले ही कर दिया जाता है। जबकि पैदा होने के पश्चात, पढ़ने लिखने पश्चात क्या पता है वो वैज्ञानिक बने, क्या पता हो वो इंजीनियर बने, क्या पता हो कुशल उद्योगपति बन जाए, कुछ भी बन सकता है। लेकिन कैसे कोई बिना पैदा हुए ही बच्चे को गर्भधारण के समय ही उसके श्रम का कार्य का विभाजन किया जा सकता है, जबकि श्रम और कार्य का विभाजन उसको प्रशिक्षण दे करके जिस चीज में उसकी रुचि है उसको कुशल बनाना चाहिए और उसके अनुरूप उसके कार्य और श्रम का बंटवारा करना चाहिए, ये अंबेडकर जी कहते हैं। फिर आगे कहते हैं कि जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण ही नहीं करती बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध भी देती है। यानी जो जिस जाति का है वह व्यक्ति सिर्फ वही काम करेगा, उसके अलावा वो कोई काम नहीं कर सकता है।
ये सबसे बड़ी गलत बात है भारतीय सामाजिक व्यवस्था की, वर्ण व्यवस्था की, जाति व्यवस्था की। भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वो भूखों मर जाए। यानी कभी कभी ऐसा होता है कि किसी जाति का कोई पेशा है और अब नई नई इंडस्ट्रीज आ गई हैं, वो कार्य अब समाज में नहीं हो रहा है, तो कैसे सिर्फ वो वही कार्य करता रहेगा चाहे वो भूखा उसको मरना पड़ जाए। ठीक है, तो कहते हैं ये भी ठीक नहीं है। आधुनिक युग में यह स्थिति प्रायः आती है क्योंकि उद्योग धंधे की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है, और जब बदलाव आ जाता है तो उसके पश्चात मनुष्य का जो समाज है उसमें भी बदलाव आना चाहिए, मनुष्य की सोच में बदलाव आना चाहिए, जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें भी बदलाव आना चाहिए, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। और यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता ना हो तो इसके लिए भूखों मरने के अलावा क्या चारा रह जाता है। अब आप देख लीजिए, देखिए इस समय आप ध्यान से चुपचाप अपने आसपास समाज में, आप जिस गांव के हैं या जिस शहर में रहते हैं, ठीक है, आप अपने आसपास देखिए कि क्या जिस जाति का जो कार्य था वो जाति का व्यक्ति वही कार्य कर रहा है। कोई भी कार्य हो, चाहे वो झाड़ू लगाने का कार्य हो, दूध बेचने का कार्य हो, पढ़ाने लिखाने का कार्य हो, कपड़े सिलने का कार्य हो, होटल का कार्य हो, किराने का हो, ठीक है, छोटी छोटी दुकानों से लेकर बड़ी बड़ी दुकानों तक आप देखिए नहीं है। अगर आप देखेंगे कि हर जाति का व्यक्ति हर कार्य कर रहा है, अंबेडकर जी यही कहना चाहते हैं कि उसको जाति के हिसाब से श्रम का विभाजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि परिस्थितियां बदलती हैं, समाज में परिवर्तन आता है, तकनीक आती है, आज कंप्यूटर आ गया है, मोबाइल आ गया है, इंटरनेट आ गया है, परिस्थितियां बदल चुकी हैं। तो ऐसे में कैसे जो वर्षों पुरानी व्यवस्था है उसी के हिसाब से हमारा भारतीय समाज चलता रहेगा, यह उचित नहीं है। अंबेडकर जी का यह कहना है। फिर कहते हैं और अगर ऐसा होता तो आज सोचिए कितने लोग भूखों मर रहे होते हैं, बहुत लोग भूखों मर जाते हैं। ठीक है, फिर हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है। देखिए सन 1936 की बात बता रहे हैं, उस समय का है ये। और अगर आज भी यदि ऐसा होता है तो ये पूर्णतया गलत, असंवैधानिक और अकल्याणकारी है कि जो उसका पैतृक पेशा ना हो भले ही वो उसमें पारंगत हो। कहते हैं कि हिंदू धर्म की ऐसी व्यवस्था है कि जाति प्रथा की कि भले ही वो उसमें पारंगत ना हो, लेकिन कहते हैं कि वो उसी कार्य करने लायक है, उसको जन्मजात वही कार्य करना चाहिए। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। अगर एक ही जाति एक कार्य करेगी तो इस तरह से तो बहुत बेरोजगारी हो जाएगी। हो सकता है उस जाति जितनी जरूरत है हमें उतना लोग ना मिले। आज आप देख लीजिए, कपड़े सिलने वाले हर जाति धर्म के लोग मिल जाएंगे, होटल खोलने वाले हर जाति धर्म के लोग मिल जाएंगे, दुकान खोलने वाले हर जाति धर्म के लोग मिल जाएंगे। तो इस तरह से समाज प्रगति करता है। लेकिन उस समय जैसी व्यवस्था थी, जैसी सोच थी लोगों की, तो बात ये यहाँ पर कह रहे हैं। इस प्रकार कहते हैं कि हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता है। जन्म से ही आप उसका कार्य निर्धारित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आज हर एक व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। जाति के आधार पर अगर आप बांटेंगे उसको और जाति के आधार पर निर्धारित करेंगे तो देश प्रगति नहीं कर सकता, समाज प्रगति नहीं कर सकता है। ठीक है, फिर आगे कहते हैं कि मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रखता है। अगर जाति के आधार पर आप उसके कार्य को बांट देंगे, हो सकता है उसमें उसकी रुचि ना हो, फिर उसको अच्छे ढंग से नहीं करेगा तो सही उत्पादकता भी नहीं होगी उसमें। तो ये कह रहे हैं कि उसकी व्यक्तिगत भावना क्या है, क्या कार्य करना चाहता है, कौन सी तकनीक को सीखना चाहता है, किस कार्य को अच्छे ढंग से करना चाहता है, वो उसमें महत्व होना चाहिए। लेकिन ये महत्व ये पहले नहीं दिया जाता था। पूर्व लेख ही इसका आधार है। इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं जितनी यह है कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल व्यवस्थावश करते हैं। यानी अगर किसी को उसकी रुचि नहीं है उस कार्य को करने में और आप अगर उसको कार्य देंगे तो वो सही ढंग से उस कार्य को संपन्न नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका शौक ही नहीं, उसकी रुचि ही नहीं, उसका इंटरेस्ट ही नहीं है इसमें। ऐसी स्थिति में जहां काम करने वालों का न दिल लगता हो न दिमाग,
कोई कुशलता कैसे की जा सकती है। अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है। यानी कि भले कोई अमीर गरीब है ये बात अलग है, लेकिन जो जाति प्रथा है वो इससे भी ज्यादा घातक है, क्योंकि ये मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देती है। यानी जिस कार्य को करने की उसकी क्षमता है, जिस कार्य को करने में उसकी रुचि है, जिस कार्य को अच्छे ढंग से वो संपन्न कर सकता है और समाज में अपना बहुमूल्य योगदान दे सकता है, उसको वो कार्य न करने दे करके जाति के आधार पर काम दे देना एक तरह से उसकी योग्यता को खत्म कर देना है, उसको जातिगत नियमों में जकड़ करके निष्क्रिय अर्थात मजबूर, नीरस और निरीह बना देना है। तो ये इसका पहला भाग था। ठीक है, अब इसके बाद जो है जो कहते हैं कि आप अगर कोई ये पूछेगा अम्बेडकर जी से कि फिर अगर आप ऐसी बात करते हैं तो फिर आपके अनुसार आदर्श समाज क्या होना चाहिए, तो वो आगे इसको जिक्र करते हैं, तो उसको हम आगे की वीडियो में जिक्र करेंगे इसको इसके बाद वाले में। ठीक।